आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया दैट इज क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। अक्सर स्कॉलर्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि जी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें या क्वांटिटेटिव रिसर्च करें। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब वो अपने अपने कोर्सेज के अंदर ये दो रिसर्च पैराडाइम्स पढ़ रहे होते हैं तो किसी का इंटरेस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा डेवलप हो जाता है, किसी का क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों को नंबर्स के साथ बहुत अच्छी सी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, कुछ लोगों को जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस के अंदर मज़ा आ रहा होता है। लेकिन असल जो चीज़ है वो यहाँ पर लोग मिस कर जो है वो किसी प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढने का नाम है। और ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें। तो प्रॉब्लम ये बताए कि इसको सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सप्लोरेटरी नेचर की है या एक्सप्लेनेटरी नेचर की है। यानी कि आपकी प्रॉब्लम ये डिफाइन करेगी कि आपकी मैथडोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए या क्वांटिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिसर्चर्स को देखें या स्कॉलर्स को देखें तो उनकी प्रायोरिटी पे ये होता है कि नहीं, हम तो क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छी आती है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के ही पे ही काम करेंगे। और इसी तरीके से जो दूसरा पैराडाइम है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ही काम करेंगे क्योंकि हमें उसके मैथडोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैथडोलॉजी सिलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिफाइन करेगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च सेलेक्ट करनी चाहिए या क्वांटिटेटिव रिसर्च सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इस वजह से लोग फिर क्या करते हैं, अपनी मर्जी की प्रॉब्लम्स ढूंढना शुरू करते हैं जो कि उनकी मैथडोलॉजी के साथ अलाइन हो। तो अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो टाइप्स हैं वहाँ पर इथनोग्राफी है, नरेशन है, फिनोमिनोलॉजी है, केस स्टडी है। कुछ लोग ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच को भी एक टाइप ही कंसिडर कर रहे होते हैं, बट जहाँ तक ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच का ताल्लुक है दैट इज़ दी एनालिटिक्स, बेसिकली दिस इज दी डेटा एनालिसिस अप्रोच कि आप किस तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे ताकि आप कोई रिजल्ट डिराइव कर सकें। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच अगर आप डिफरेंट रिसर्चर्स को देखेंगे तो किसी ने इथनोग्राफी में भी यूज़ की होगी, फिनोमिनोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और समटाइम्स केस स्टडी पे भी चली जाती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इथनोग्राफी की क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो इथनोग्राफी ऐसी रिसर्च है जिसमें किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जाके रिसर्चर मौजूद रहता है और वो उसके अंदर कुछ वक्त गुजारता है और फिर वहाँ पर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन डिग आउट करता है, लोगों से इंटरव्यूज़ करता है, वहाँ पे रहता है, उनके एनवायरनमेंट को समझता है और फिर इस तरह के चीज़ों को हम कहते हैं कि वो इथनोग्राफिक यानी उसकी फाइंडिंग्स आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है जिसके साथ कोई एसोसिएट हो जाता है, ठीक है, और वो उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी कल्चर को, उनकी दूसरी हैबिट्स को जो है वो एनालाइज करता है, ये इथनोग्राफी है। इसी की एडवांस फॉर्म जो है वो आजकल नेटनोग्राफी भी यूज़ हो रही है, दैट इज़ व्हेन अ रिसर्चर बिकम्स अ पार्ट ऑफ एनी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिटी। तो जब हम देखते हैं नेटनोग्राफी को तो कोई फेसबुक की कम्युनिटी है, कोई इस तरह किसी और सोशल मीडिया ग्रुप के ऊपर वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है और फिर वहाँ पे जाके उसके कल्चर को और फिर अपनी प्रॉब्लम को जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है, तो दैट इज इथनोग्राफी। पर्टिकुलरली चूँकि इंटरनेट यूज़ हो रहा है तो नेटनोग्राफी। अच्छा, इसी तरह नरेशन नरेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में एक बहुत ही कॉमन है जो कि हम देखते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से फीचर्स होते हैं, इसी तरीके से नरेशन के अंदर जो है वो अफ़साने होते हैं, नरेशन के अंदर जो है वो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं, ये सब के सब जो है वो नैरेटिव स्टाइल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का। फिनोमिनोलॉजी में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को स्टडी किया जाता है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को डिग आउट किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, दैट इज़ व्हाई फिनोमिनोलॉजी इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसको इन डेप्थ एनालाइज कर रहे होते हैं। केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर केस को रेफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस कंपनी के ऊपर उसकी कंपनी की कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली केस स्टडी रिसर्च कहलाएगी।
और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो डिज़ाइन है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन क्या है? डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन ये होता है जिसमें डेटा डिस्क्राइब करता है अपनी करंट सिचुएशन को। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमने 100 लोगों से सर्वे किया है और उस 100 लोगों के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, हमने कोई पोल किया है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बेसिकली हमें पता चल रहा है जेंडर की बेसिस के ऊपर। तो हमें पता चला अच्छा जी 40% जो है वो फीमेल हैं और 60% जो है वो मेल हैं। तो हम इसको पाई चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसे किसी ग्राफ पे लेके जा सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को भी लेकर आ रहे होते हैं। दूसरा जो कॉमन स्टाइल है दैट इज सर्वे रिसर्च, जहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्ट की बेसिस पे या कुछ क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर हम कोई सर्वेज करते हैं। आमतौर पे क्रॉस सेक्शनल सर्वेज होते हैं और अगर वो एक लंबे अरसे तक चले तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज कहते हैं। इस तरह के सर्वेज जो है वो एकेडमिक रिसर्च में बहुत कॉमन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्ट्स को अडॉप्ट किया जाता है या फिर डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है और उन इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिस के ऊपर आप कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हम देख रहे होते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप होता है ये थ्योरेटिकल रिलेशनशिप होता है और थ्योरीज डिफाइन करती हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि नूडल्स की प्राइसेस का जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये जीडीपी एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जा रहा है और जब हम बात करें नूडल्स की प्राइसेस तो वो एक बहुत ही माइन्यूट सा फैक्टर है। तो थ्योरेटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि थ्योरी ये डिफाइन करेगी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, ठीक है, या जैसे कि मैरिटल स्टेटस में रिलेशनशिप है, या इस तरीके से कोई और थ्योरी बेस अगर हम रिलेशनशिप्स को देखें तो हमें पता चलता है एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन के अंदर इस तरह के वेरिएबल्स को देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर पर्टिकुलर सेटअप होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए और उस सेटिंग के अंदर, उस सेटअप के अंदर, उस इक्विपमेंट्स के साथ हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फिर उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम अपनी रिसर्च के अंदर कोट कर रहे होते हैं। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी जो है वो सिमिलर होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट के साथ कॉज एंड इफ़ेक्ट देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या रिजल्ट से और एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म कर लिया है तो फिर क्या हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अप्रोचेस की जब हम बात करें तो इन जनरल क्वालिटेटिव रिसर्च की जो अप्रोच होती है दैट इज़ इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इंड्यूस कर रहे हैं और कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस एक्सप्लोर करने के दौरान हम किसी फिनोमेनन को इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और फिर हम किसी कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। लेकिन जब हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं तो डिडक्टिव अप्रोच जो है वो डील करती है किसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। तो इंडक्टिव अप्रोच के लिए ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा कि हम किसी थ्योरी को बिल्ड करने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली लोग थ्योरी को बिल्ड करने का मतलब ये समझते हैं कि उसके लिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा या शायद उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी या बहुत कोई डिटेल में काम करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरीज जो होती हैं वो बेसिकली बेस करती हैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स पे जिनको टेस्ट किया जा सकता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो आउटकम होता है वो कुछ लीड कर सकता है किसी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट पे या हाइपोथीसिस की तरफ, जिसको आप फर्दर क्वांटिटेटिव रिसर्च में टेस्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव की अप्रोच जो है वो इंडक्टिव अप्रोच है, यानी कि आपका जो आउटकम होगा वो कोई थ्योरेटिकल स्टेटमेंट होगी, कोई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होगी, कोई हाइपोथीसिस होगा या फिर कोई पर्टिकुलर थ्योरी होगी जिसको बाद में टेस्ट किया जा सकता है। जबकि डिडक्टिव अप्रोच के अंदर ये क्लियर है कि आप किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को आप टेस्ट करेंगे और किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी की बेसिस पे आपके हाइपोथेसिस डेवलप होंगे और उनको आप अपने रिसर्च में यूज़ करोगे।
ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ऑन्टोलॉजी क्या होती है। ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसके पीछे क्लासिफिकेशन क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस हैं उसमें डील करते हैं सब्जेक्टिविज्म पे। सब्जेक्टिविज्म का मतलब ये है कि जो रिसर्चर है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर किसी सोशल लाइफ को या जो लोग हैं उनसे साथ इंटरेक्शन को, उनके कल्चर को, उनके बिहेवियर्स को इन डेप्थ एक्सप्लोर करेगा, उनकी सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर काम करेगा और सब्जेक्टिव नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। जबकि ऑब्जेक्टिविज्म की बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें, तो यहाँ पर रिसर्चर का काम ये होता है कि वो जिस तरह से अगर हम बात करें सर्वेस की, तो वो सर्वेस के अंदर जो डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, उन्हीं फिनोमिनन, उन्हीं कंस्ट्रक्ट्स की बेसिस के ऊपर वो क्वेश्चंस को आंसर करेगा और फिर उसी को वो एनालाइज करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविस्ट अप्रोच यूज होती है जिसके अंदर रियलिटी को टेस्ट किया जा रहा होता है। और जब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव है, यानी कि आप कोई थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर आप सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप जो है वो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो फिनोमिनन काम करता है, यानी इन डिटेल एनालिसिस की बात हो। जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर एपिस्टेमोलॉजी में इंटरप्रेटिविज्म की अप्रोच यूज होती है। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली बात करते हैं हम मैथडोलॉजी की, ठीक है, कि हम किसी आउटकम के ऊपर किस तरीके से पहुंचेंगे, क्या स्टेप्स यूज होंगे और उस स्टेप्स को यूज करते हुए हम किस तरीके से किसी आउटकम तक पहुंचेंगे। इसी तरह जब हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ जो फिलॉसफी यूज होती है वो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी यूज होती है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का काम क्या होता है कि वो थ्योरी को टेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अजम्पशंस। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम नेचुरल साइंसेस की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर फॉर्म करते हैं, तो ये एक डेफिनेट सी इक्वेशन है। और पॉजिटिविस्ट रिसर्चर जो है वो हमेशा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाएगा तो उसको पता है कि आउटकम वाटर मिलेगा। इसी तरीके से जब हम सोशल साइंसेस के अंदर पॉजिटिविज्म की बात करते हैं या कुछ स्कॉलर्स को पोस्ट पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी कहते हैं, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो है कि सोशल थ्योरीज को किस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बिलीव्स को, बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को एनालाइज किया जाए। दोनों टाइप्स की रिसर्चर्स के अंदर जब हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी ये समझने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन ये है कि जिन लोगों की वो प्रॉब्लम है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम है कि जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे, तो अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये वो हैं जो कि टीवी के व्यूअर्स हैं, जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूम भी कर रहे हैं और टीवी को व्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनको पढ़ाई में मुश्किलात आ रही हैं, तो अब हम स्टूडेंट्स को ये क्लासिफाई करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि वो आम तौर पे इंटरमीडिएट के या जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम काम करें उस लेवल के स्टूडेंट्स को हम फोकस करते हुए काम करें, या इन जनरल अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें फिर सारे स्टूडेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एडल्ट हैं कि वो चिल्ड्रन हैं, किस लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। इसी तरीके से टीचर्स, प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर्स, स्किल पीपल। अच्छा, इनके जो डेमोग्राफिक्स होते हैं उसमें आमतौर पे जेंडर, इनकम, एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस वगैरह को फोकस किया जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आमतौर पे जब डेमोग्राफिक्स का एनालिसिस होता है तो वो बेसिक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस तो होता ही, हालांकि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस थोड़ा सा क्वांटिटेटिव की साइड पर है, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर भी हम पाई चार्ट को यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए डेमोग्राफिक्स को पर्टिकुलरली। इस तरीके से कोई बार चार्ट्स हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हो सकता है कि इतने % मेल थे, इतने % फीमेल थे, इतने % लोगों की एजुकेशन मास्टर्स थी, इतने % लोगों की डेजिग्नेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल था। सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च में आमतौर पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़्यादा यूज़ हो रही होती है
और देखा जाए तो क्वांटिटेटिव में भी ज़्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे होते हैं एकेडमिक रिसर्च में पर्टिकुलरली, लेकिन आइडियली ये प्रेफर किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ की जाए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों जगह पे यूज़ हो सकती हैं, क्वालिटेटिव में भी क्वांटिटेटिव में भी। पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल है, यानी कि हम सारी पॉपुलेशन में हर बंदे को अप्रोच कर सकते हैं और उससे हम कोई जो भी प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए उससे रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है वो आमतौर पे अनडिफाइंड हो जाती है या फिर इनडेफिनिट हो जाती है, और फिर उस केस के अंदर हम एक एस्टिमेटेड साइज़ तो ले सकते हैं बट हम सबको अप्रोच नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी मुल्क के अंदर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के यूज़र्स कितने हैं, ठीक है? ये बहुत ही हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी। हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट तो बता सकते हैं पर एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते, और अगर हम एग्ज़ैक्ट बता भी दें किसी तरीके से तो हम उन सारे लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम का होना ज़रूरी है। सैम्पलिंग फ्रेम तभी हो सकता है कि जब हम उन सब लोगों को अप्रोच कर सकें, उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। बाकी जहाँ तक सैम्पलिंग टेक्निक्स का ताल्लुक है तो उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, क्योंकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग का जो पर्टिकुलरली टारगेट होता है वही होता है कि रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के ऊपर रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करता है, ठीक है? पर्पसिव सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो रिसर्चर की कुछ सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं जिसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, और वो उन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करता है कि रिसर्च में रिस्पॉन्सेस किससे कलेक्ट करने हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ऑनलाइन शॉपिंग पे स्टडी कर रहा है तो पॉपुलेशन तो इंटरनेट यूजर्स है, लेकिन पर्पसफुली मैं उन लोगों से सवाल पूछूंगा जो कि इंटरनेट यूज़र तो हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी की हो, ठीक है? तो ये इंक्लूजन क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगा, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर वो लोग होंगे ज़ाहिर है जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कभी यूज़ नहीं की होगी या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कभी शॉपिंग नहीं की होगी। स्नोबॉल सैम्पलिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हमें रिस्पोंडेंट के बारे में पता नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव में लिख देते हैं कि जी हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। स्नोबॉल सैम्पलिंग आप तब यूज़ करते हैं जब आपको ये कंफर्म हो कि जो नेक्स्ट रिस्पोंडेंट है वो कौन होगा, आपको उसके बारे में पता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, तो या तो आपके पास कोई लिस्ट हो जिसमें सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो ये तो फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप चले जाएँगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में भी हमें पता है या जो भी हमारी अप्रोच में है, हम उससे रिसर्च करेंगे, फिर उससे पूछेंगे भाई आप किसी और को जानते हैं जिसको कोविड-19 हुआ था? तो वो किसी और को रेफ़र करेगा और फिर वो किसी और को रेफ़र करेगा, फिर वो किसी और को रेफ़र करेगा। इस तरह ये स्नोबॉल सैम्पलिंग काम करती है। और क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम डेटा को यानी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई अच्छा अभी मेल और फीमेल से हम अलग-अलग कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर बेसिक अप्रोच होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जहाँ पर हमारे पास सारे लोगों का डेटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2000 लोगों का डेटा मौजूद है, और उन 2000 लोगों के अंदर हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कि हमने सर्वे किससे कंडक्ट करना। तो 2000 लोगों के डेटा पे रैंडमली हमने अगर किसी से पूछना है तो ये ज़ाहिर है तभी पॉसिबल होगा जब 2000 लोग हमारे एक्सेस के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं रैंडमली जाके किसी से भी बाहर सर्वे कर लिया तो इसका मतलब है रैंडम सैम्पलिंग है। ऐसा नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट का अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसमें से रैंडमली आप अपनी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें स्ट्रैटा डिफाइन किए जाएँ। स्ट्रैटा मीन्स ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स के अंदर फिर रैंडम सैम्पलिंग से हम पॉपुलेशन में से लोगों को सैंपल को सिलेक्ट करें। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई हमारे पास 2000 लोगों का डेटा है और रैंडमली हमने एक नंबर चूज़ कर लिया दैट इज़ फॉर एग्जांपल 55, और 55 नंबर जो रैंडमली निकला है हमारे पास, उस नंबर से हर 5वें रिस्पोंडेंट को हम सर्वे करेंगे। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, लेकिन इसमें फर्स्ट जो सिलेक्शन होती है वो रैंडम बेसिस के ऊपर की जाती है।
तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सैंपल साइज क्या होना चाहिए। क्वालिटेटिव के अंदर जो मिनिमम सैंपल साइज होता है वो तो एक रिस्पॉन्डेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑटोबायोग्राफी पे काम करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हमारा जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो एक ही बंदा होता है या एक ही शख्स की नरेशंस के ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव के अंदर जो लार्ज सैंपल्स होते हैं वो डिस्करेज किए जाते हैं, क्योंकि एक तो हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है, यानी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है। तो दूसरा ये होता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अगर आप लार्ज सैंपल करेंगे तो वो तो ख़त्म ही नहीं होगी, बहुत अरसे तक चलती चली जाएगी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो सैंपल साइजेस होते हैं वो आमतौर पे कम होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें 10 से लेके 50 के दरमियान वेरी करता है सैंपल साइज। ख़ास तौर पे तब देखा जाता है कि सैचुरेशन पॉइंट कहाँ अचीव हो। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो थीमेटिक एनालिसिस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंडेड थ्योरी हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो डेटा एनालिसिस के अंदर एक जैसी चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो जाएं, तो जब तक हम सर्वे इंटरव्यूज़ जो हैं वो करते रहते हैं या रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते रहते हैं, जब तक कि हमारे पास कुछ यूनिक चीज़ें आती रहेंगी। और जब एक जैसी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए तो हम इसका मतलब है कि सैचुरेशन पॉइंट हो गया है, हमें तकरीबन इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब हम फाइंडिंग्स की तरफ जाएंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर लेकिन सैंपल साइजेस बड़े होते हैं, लार्ज सैंपल रिकमेंड होता है, किया जाता है, और इसके अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि कम से कम भी 100 का सैंपल यूज़ किया जाए क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। कुछ लोग जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से कोरिलेशनल एनालिसिस है तो उसके अंदर वो 60-70 का सैंपल साइज भी रेकमेंड कर रहे होते हैं। बट जब हम ऊपर इस एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लार्ज सैंपल्स यूज़ होते हैं जो कि 100 से अबव होते हैं। और अगर हम सैम की बात करें या हम इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन की बात करें, इस टाइप की स्टडीज़ के अंदर जो है वो आमतौर पे सैंपल 500 से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है सैंपल साइज। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें मिनिमम सैंपल साइज़ क्या होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन हमने ऐसी बाइबल की दी है, तो इसको भी रेफ़र किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सैंपल साइज़ होता है वो आमतौर पे वेरी करता है 10 टू 50 के दरमियान, और ये देखा जाता है कि सैचुरेशन पॉइंट कहाँ पर अचीव कर रहा है। इसी तरीके से जब हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं तो हम एक लार्ज सैंपल की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इसमें जो अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्डेंट टू वेरिएबल रेशो होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 20 वेरिएबल्स पर 20 रिस्पॉन्डेंट पर वेरिएबल का यूज़ कर लीजिए सैंपल साइज। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो रेकमेंड करते हैं कि नहीं, आपके पास एटलीस्ट 200 का सैंपल साइज होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो डिफरेंट एनालिसिस में या एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 500 का सैंपल रेकमेंड करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल है तो उसमें आपको 400 500 का सैंपल साइज चाहिए।